In the previous semester, we already discussed about the animal physiology in detail, in which we studied about the renal physiology, the cardiovascular physiology, and physiology of digestion, homeostasis, temperature regulation, each and everything in detail. So now we move towards the physiology of coordination and animal behavior. Physiology means normal functions within living creatures and their parts. In this physiology, we discuss about the mechanisms are also the parts of the living system or animals. They coordinate with each other to perform a specific function, because when they all coordinate with each other, they form a specific function, they are able to perform a specific function. And in this physiology, we also cover about the portion of the animal behavior, as we already studied about the animal behavior in the previous semester. You have already studied the whole subject of animal behavior. So, in this physiology of coordination animal behavior, we discuss about also the animal behavior, but very little portion of the animal behavior. Basic concept, basic function, basic things we have to learn about physiology of coordination. So we discuss. So we start physiology of coordination with the very first chapter, that is related to physiological basis of neuronal function. फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ न्यूरल फंक्शन, लाइक इसमें हम ये देखेंगे कि वो न्यूरोनल फंक्शन, न्यूरोनल वर्ड दैट इज़ रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम. जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी नर्व्स हैं, ऐसे कौन से हमारे पास मैकेनिज़म्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं और नर्वस सिस्टम को जो है वो कम्प्लीटली वर्कआउट करने में हेल्प आउट कर रहे हैं और वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है और उससे हमें हेल्प मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए. दैट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली न्यूरोनल फंक्शन. So we are going to start the very first chapter, that is physiological basis of neuronal function, in which we study the very first topic, that is mechanisms in resting membrane potential. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या है कि लाइक अगर हम देखें सिंपल, हमारे पास एक न्यूरॉन है लिविंग सेल्स का, उसको हम देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास न्यूरॉन जो है लिविंग सेल का, उसका आउटर इन्वायरमेंट क्या है, लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट क्या है, और इनर इन्वायरमेंट जो है इंटर सेलुलर इन्वायरमेंट क्या है, लाइक उसमें जो है वो हमारे पास किस तरह से चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं और उसमें न्यूरॉन जो है प्रॉपरली किस तरह से फंक्शन कर रहा है. ठीक है, लाइक इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो हम डिस्कस करें, दैट इज़ अ न्यूरॉन. लाइक ऑल लिविंग सेल्स आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज़ इम्परमिएबल टू आइंस. लाइक न्यूरॉन जो है, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके जो न्यूरॉन्स हैं उनके गिर्द क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है. ठीक है, अब वो जो लेयर है हमारे पास वो क्या है, दैट इज़ इम्परमिएबल टू आइंस. उसमें क्या है, कोई आइंस जो हैं वो पास आउट नहीं कर सकते. ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है, जो इम्परमिएबिलिटी ऑफ आइंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या करती है, वो अलाउ करती है आइन मेंटेनेंस ऑफ आइन कंसनट्रेशन बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ सेल. लाइक इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में आइन कंसनट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है इम्परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, इन अ मेमेलियन न्यूरॉन देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेशन ऑफ आइन. लाइक अगर हम मेमेलियन न्यूरॉन की बात करें तो उसमें क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. लाइक आइंस की कंसनट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. लाइक अगर हम देखें तो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम आइन जो है इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट के दरमियान उन दोनों में क्या है कि वो डिफरेंस होगा. अगर एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में सोडियम आइन ज़्यादा हैं तो इनर इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट में क्या होगा कि पोटेशियम आइन ज़्यादा होंगे. तो इसकी ये जो हमारे पास मूवमेंट है, फ्लिपिंग ऑफ द चार्जेस है टू आउटसाइड और इनसाइड, ये क्या करती है हमारे पास, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास क्या है कि आइदर आउटसाइड ऑफ द membrane is electropositive or inside is electropositive. So the basis of electropositivity and electronegativity, we have decided the either membrane is in rest condition or in action condition.
Next we move interior of neuron highly concentrated with organic anions including proteins and nucleic acids. अगर हम न्यूरॉन के इनर साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक अनाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है हमारे पास कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर। अब वो जो उसकी कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो लिपिड बायलेयर है दैट इज़ बेसिकली वो क्या है हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। अब वो जो हाइड्रोफोबिक है तो वो क्या करेगी, वो प्रिवेंट करेगी डिफ्यूजन ऑफ आइंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लाइक आइंस जो हैं वो पास आउट नहीं हो सकें अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओनली वे आइंस पास और डिफ्यूज अक्रॉस द लिपिड बायलेयर इज पासिंग थ्रू स्पेशलाइज्ड चैनल्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब इनके पास सिर्फ जो है वो एक ही वे बच जाता है, जो हमारे पास क्या है कि वो आइंस जो हैं वो डिफ्यूज़ करें या क्रॉस करें लिपिड बायलेयर के आउट। वो हमारे पास सिर्फ ये वे है कि वो आइंस जो हैं वो पास करें थ्रू स्पेशलाइज्ड चैनल्स और ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्स के थ्रू। लाइक उसमें जो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके पास क्या होते हैं वो स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल्स लाइक दिस। प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर आइंस वाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स। मूवमेंट ऑफ आइंस जो हैं उनको प्रिवेंट करेगी। अगर सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो रहा है तो उसमें सोडियम आइंस क्या है वो पर्टिकुलर आइन हो गया, क्योंकि वो उसी की मूवमेंट को क्लोज कर रही है और बाकी जो है वो आइन मूव कर रहे हैं क्योंकि उनका चैनल चेंज है। सच चैनल्स कैन बी इन ओपन एंड क्लोज स्टेट। अब ये जो चैनल्स हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों कंडीशन में रह सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं क्लोज भी हो सकते हैं। अब वो उस कंडीशन में ओपन होंगे जब सोडियम आइंस की अंदर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो अपने आप को ओपन कर लेंगे, और जब बाहर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो उसको क्लोज कर लेंगे। When neuron at rest most ion channels close। अब न्यूरॉन जो है जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो आइन चैनल्स क्या होंगे, तब उसको बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, कोई भी आइन मूवमेंट जो है वो उसमें से नहीं होगी। क्यों कि तब जो है वो न्यूरॉन बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। सम पोटेशियम चैनल्स ओपन। पोटेशियम चैनल जो हैं वो ओपन होंगे। पोटेशियम आइंस डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, पोटेशियम आइन क्या करेंगे वो बाहर निकलेंगे, बाहर जाएंगे और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लाइक ग्रेडियंट की जब बात करते हैं तो वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएंगे। सोडियम चैनल्स नॉर्मली क्लोज। सोडियम आइंस कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन व्हेन न्यूरॉन इज़ एट रेस्ट। सोडियम चैनल जो है वो बिल्कुल क्लोज रहेंगे, वो बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि तब वो क्या है न्यूरॉन जो है वो रेस्ट कंडीशन में। इन typical neuron the internal concentration of potassium ion is highest than the external condition। typical neuron की हम बात करें तो internal concentration जो है पोटेशियम आयन की वो जो है इनसाइड एनवायरनमेंट जो है वो हाई कंसनट्रेशन है और आउटसाइड पे लो कंसनट्रेशन है। तो अपोजिंग फोर्सेस जो हैं वो उस पर इन्फ्लुएंस करेंगी पोटेशियम आइंस के मूवमेंट पे। फर्स्ट डिफ्यूजन फोर्स जो है वो क्या करेगी, ड्राइव करेगी पोटेशियम आइन डाउन द कंसनट्रेशन, उसकी कंसनट्रेशन जो वो कम हो जाए एक्सटीरियर ऑफ द सेल की तरफ। मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ सेल इंक्रीज इंटरनल नेगेटिव चार्ज। पोटेशियम आइन जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे और उसमें जो है वो अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आइंस जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे इंटरनल नेगेटिव चार्ज की तरफ और इलेक्ट्रिकल फोर्स पोज्ड पोटेशियम आइंस बैक इनटू सेल। पोटेशियम आइंस जो है वो सेल में वापस चले जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। डिफ्यूजन एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कमिंग इनटू बैलेंस। दोनों फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो बैलेंस में हो जाएंगी, बैलेंस जनरेट करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रीच टू वेयर इलेक्ट्रिकल फोर्स बैलेंस टू डिफ्यूज फोर्स। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो डिफ्यूजन फोर्स को बैलेंस करने में हेल्प आउट करेगा। देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आइंस इनटू एंड आउट ऑफ सेल। पोटेशियम आइन की मूवमेंट जो है वो इनटू और आउट ऑफ सेल बिल्कुल भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। आइदर सोडियम जो है, सोडियम आइन बाहर ज़्यादा हैं और अंदर जो है पोटेशियम आइन ज़्यादा हैं। अब वो जो अंदर पोटेशियम सेल के अंदर पोटेशियम आइन ज़्यादा हैं तो उसको हम किस तरह से, उसका पोटेंशियल जो है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो वो हम मेजर करेंगे बाय इंसर्टिंग इलेक्ट्रोड इनटू सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करते हुए। न्यूरॉन जो है जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसका वोल्टेज डिफरेंस होगा -70 मिलीवोल्ट across the membrane। दिस वैल्यू इज़ द न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये जो -70 मिलीवोल्ट है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। governed by relative concentration of ions between intracellular and extracellular space। अब ये जो है वो इंट्रा और एक्स्ट्रा स्पेस के दरमियान जो है वो कंसनट्रेशन पर डिपेंड करती है आइंस की। दिस इज रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ न्यूरोनल फंक्शन।
In the previous lecture, we discussed about the mechanisms of resting membrane potential, and now we move towards the very next topic, that is related to electrogenic ion pump. First of all, we discuss about what is electrogenic ion pump. So ion pump is the type of active transport, and you already know that during the active transport there is a release of energy takes place in the form of ATP, and that ATP is used to transport the ion across the membrane, and that translocation of net charges across the membrane takes place by the use of ATP. And electrogenic ion pump are also known as the सोडियम पोटेशियम पंप. स्टूडेंट्स ये बात आपने माइंड में रखनी है कि इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप का अनदर नेम जो है दैट इज़ द सोडियम पोटेशियम पंप. ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मस्ट माइंड में रखना है. अनदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप इज़ द सोडियम पोटेशियम पंप. Active transport, basically this is the type of cell transport. It requires the input of energy in the form of ATP. Active transport is the movement of substances. Basically इसमें होता क्या है कि substances जो है मूव करते हैं inside and outside of the cell, और जब ये substances मूव कर रहे हैं inside और outside the cell, इसके दौरान क्या होगा कि expenditure of energy जो है वो होगी. प्रोटीन दैट कंडक्ट दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉल्ड पम्प्स, और प्रोटीन जो इस तरह की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हो रही है उसे हम जो है वो पंप का नेम दे रहे हैं. पम्प्स बेसिकली हैं क्या? पंप्स जो हैं वो फोर्स करते हैं मॉलिक्यूल्स या आयंस को टू मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन. कि वो आयंस को मूव करते हैं कि वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करें. दिस इज़ कॉमनली रेफर टू एज मॉलिक्यूल मूविंग अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. इसको हम जो है पंप्स को बेसिकली अनदर नेम देते हैं, दैट इज़ द अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. एग्जाम्पल अगर हम इसमें कंसिडर करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल जो दैट इज़ रिलेटेड टू सोडियम पोटेशियम पंप. अब हमारे पास ये जो हम बार बार सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं, इसमें हम देखें कि बेसिकली इसका जो है वो पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, जॉब क्या है जो इसने सोडियम पोटेशियम पंप ने डन करनी है. बेसिकली जॉब ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप इज़ टू मूव सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम आयंस इनटू द सेल. इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि इसने क्या करना है कि सोडियम आयंस को सेल से बाहर लेके जाना है और पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेके आना है बाय यूजिंग द active transport mechanisms and by using the ATP in the form of energy. हाउ दिस हैपन. अब हम ये देखें कि हमारे पास ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो सोडियम आयंस को आउटसाइड द सेल लेके जा रहा है, पोटेशियम आयंस को इनसाइड द सेल लेके आ रहा है. ये बेसिकली मूव किस तरह से रहा है, ये सारे का सारा प्रोसेस. सोडियम पोटेशियम पंप जो हैं इसके पास क्या होती हैं, टू बाइंडिंग साइट्स होती हैं, टू बाइंडिंग साइट्स फॉर द सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस. इस बाइंडिंग साइट्स के थ्रू क्या होगा कि 3 सोडियम के आयन और 2 पोटेशियम के आयन जो हैं वो मूव करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस जो है वो किस तरह से हो रही है. ठीक है. आफ्टर द 3 सोडियम आयंस आर पोजिशन टू कैरियोप्रोटीन एंड ATP मॉलिक्यूल स्प्लिट. अब हमारे पास क्या है कि 3 सोडियम आयंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेटअप हो जाते हैं इन द कैरियोप्रोटीन में. कैरियोप्रोटीन जो है वो हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप में एक प्रोटीन जो है वो अटैच होती है, उसमें 3 सोडियम आयंस जो हैं अपने आप को सेटअप कर लेते हैं, और ATP मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है. और जब ATP मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है. जैसे ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाइंड करेगा कैरियोप्रोटीन के साथ, और वो जो कैरियोप्रोटीन के साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाइंड करेगा उसके रिजल्ट में क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेगी. और जैसे ही शेप चेंज होगी प्रोटीन की, तो 3 सोडियम आयंस जो हैं वो जो सेल के अंदर हैं वो आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो है वो मूव कर जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे इनसाइड टू आउटसाइड. नेक्स्ट हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस की.
अब जो हमने पहले बात की कि 3 सोडियम आयंस जो हैं वो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसमें हमारे पास जो है वो 2 पोटेशियम आयंस हैं, वो भी खुद को क्या कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं कैरियोप्रोटीन में। और कैरियोप्रोटीन जो है वो क्या करती है, जैसे ही उसकी शेप चेंज होगी अगेन, तो ये प्रोसेस जो है उस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगेन रिलीज़ होगा। और जब फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो कैरियोप्रोटीन जो है वो पोटेशियम आयंस को सेल से एक्सपेल आउट कर देगी, उसे बाहर निकाल देगी, रिलीज़ कर देगी। अब जो हमारे पास यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल उसकी कंप्लीशन हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे हमारे पास नोटिस करने वाली इस इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप में वो कौन सी बात है जो हम नोटिस कर रहे हैं। अब वो बात हमारे पास ये है कि 3 सोडियम आयंस सेल से बाहर निकल रहे हैं और 2 पोटेशियम आयंस जो हैं वो सेल के अंदर आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों जो सोडियम पोटेशियम आयंस हैं उन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज जो है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो अनइक्वल मूवमेंट है वो कॉज कर रही है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बेसिकली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब इसमें हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस जो हैं जितने भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं वो बेसिकली लाइक जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को यूज़ कर रही है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप। In the previous lecture, we discussed about the electrogenic ion pump, and now we move towards the very next topic, that is related to Donan equilibrium. Donan equilibrium basically equilibriums that indicates having anything that is in equal state. लाइक इसमें अगर हम बात करें कंसंट्रेशंस की, कंसंट्रेशन जो है जब हम डोनन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और पहले हमने इससे बात की मैकेनिज्म्स ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोजेनिक आयन पंप, तो इसमें बेसिकली हमने सारी की सारी जो जितनी भी डिटेल बात की है उसमें बेसिकली हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो दैट इज़ रिलेटेड टू आइंस, कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। तो इसमें भी बेसिकली डोनन इक्विलिब्रियम में भी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आइंस की। लाइक इसमें कंसंट्रेशन ऑफ आइंस जो हैं वो सॉल्यूशन में बोथ साइड्स पे अगर देखा जाए तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो हैं वो बोथ साइड्स पे सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो किस तरह से कंसंट्रेशन जो है वो उसकी प्रेजेंट होगी, लाइक इक्वल होगी या फिर उसमें कोई वेरिएशन होगी, लाइक किस तरह से प्रेजेंट होगी। डोनन इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लाइक इक्वल स्टेट में जो है वो प्रेजेंट होंगी इसमें आयन कंसंट्रेशन। लाइक इसमें अगर हम देखें तो डोनन इक्विलिब्रियम जो है या गिब्स डोनन इफ़ेक्ट जो है उसके डिफरेंट नेम्स हैं। लाइक अगर देखें हम गिब्स डोनन इफ़ेक्ट हैव डिफरेंट नेम्स, लाइक फर्स्ट नेम इज़ द डोनन इफ़ेक्ट, also known as the Donan law. We can also say that the Donan equilibrium. We can also say that the Gibbs-Donan equilibrium. तो पेपर में क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसमें यही वाली थ्योरी जो है वो कंसिडर करेंगे। Gibbs-Donan effect is a name for the behavior of charged particles near a semi-permeable membrane that sometimes fail to distribute evenly across the two sides of the membrane. Like इसमें Gibbs-Donan effect जो है ये हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट को शो कर रहा है कि उसकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से है। आइदर उसकी मूवमेंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्वली वो पास आउट हो रहे हैं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। तो इस पिक्चर में अगर आप देखें गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम जो है वो इंडिकेट किया गया है। लाइक इसमें जो है वो 2 साइड्स शो की गई हैं, साइड 1 साइड 2। साइड 1 में जो है हमारे पास आपको रेड सर्कल्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, दैट आर द सोडियम आयन, and side 2 there is a blue circles, there is a chloride ions. Chloride ions having a negative charge and sodium ions having a positive charge. So you can say that there is a equilibrium in both the conditions, side 1 side 2. There is an equal number of sodium and chloride ions on both the sides. There is a
लाइक अगर सोडियम आयंस जो हैं वो मूव कर रहे हैं क्लोराइड आयन की तरफ, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मोर है, और पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, वो नेगेटिव आयंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से अगर हम साइड 2 की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो नेगेटिव आयंस की तरह इसी तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम डोनर रेशो देखें तो हमारे पास ये क्या है, सोडियम आयंस और मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड आयन इक्वल टू द सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन। तो इसमें क्या है हमारे पास, डोनर इक्विलिब्रियम क्या है, ये इसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या है हमारे पास, दिस इज द इन इक्वल स्टेट, लाइक कैटायंस और एनायंस जो हैं ये हमारे पास क्या है, बोथ आर इन इक्वल स्टेट। The usual cause is the presence of a different charged substance that is unable to pass through the membrane and thus creates an uneven electrical distribution. लाइक इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है कि डिफरेंट चार्ज सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और वो क्या है कि वो पास आउट नहीं कर रहे मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर रहे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे वो एक अनइक्वल इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसमें एग्जांपल कंसिडर करें तो हमारे पास एग्जांपल आती है ब्लड प्लाज्मा की। लाइक ब्लड प्लाज्मा में जो लार्ज अनाइनिक प्रोटीन्स जो हैं वो पास आउट नहीं होती टू कैपिलरी वॉल्स। क्यों वो कैपिलरी वॉल्स के थ्रू लार्ज अनाइनिक प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा के थ्रू क्यों पास आउट नहीं हो रही, क्योंकि स्मॉल कैटाइंस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड नहीं करते उसके साथ, और स्मॉल एनाइंस जो हैं वो अक्रॉस करते हैं कैपिलरी वॉल्स के थ्रू, और एनाइनिक प्रोटीन्स जो हैं वो स्मॉल एनाइन कैटाइंस के साथ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम देखें तो आयनिक स्पीशीज़ जो हैं वो पास आउट करती हैं, कुछ आयनिक स्पीशीज़ जो है पास आउट करते हैं, कुछ जो है वो आयनिक स्पीशीज़ पास आउट नहीं करेंगे, बिकॉज वो डिपेंड करेंगी लाइक आइदर दे आर लार्ज एनाइनिक और आइदर दे आर स्मॉल एनाइनिक प्रोटीन्स through so they can pass through the capillary walls depending on the state of the charges, like they are anionic or they are cationic. The solutions में भी अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास सोल्यूशन जो हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जेल फॉर्म में भी हो सकते हैं, जेल या इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, या फिर हमारे पास फेज़ बाउंड्री अगर हम कंसिडर करें जेल और लिक्विड के दरमियान, तो वो हमारे पास क्या है, वो सेलेक्टिव बैरियर के तौर पे एक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है दो सॉल्यूशंस के दरमियान। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा बिटवीन टू सॉल्यूशंस तो उसे हम नेम देंगे दैट इज़ द डोनर पोटेंशियल। अब इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो डोनर इक्विलिब्रियम है या गिब्स डोनर इफेक्ट है, इसका नेम जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने किस ईयर में दिया और किस तरह से ये एक्सपेरिमेंटली वर्कआउट किया। लाइक अगर हम देखें तो इसमें इफ़ेक्ट जो है वो इज़ नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन फिजिक्स जॉर्ज विलर्ड गिब्स हु प्रपोज्ड इट 1878। तो डोनर इफेक्ट जो है ये इसका नेम दिया एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, दैट इज़ द जोसेफ विलर्ड गिब्स। इन्होंने इसे इन्वेंट किया, प्रपोज किया 1878 में, इंट्रोड्यूस कराया इस सिस्टम को, और ब्रिटिश केमिस्ट जो हैं फ्रेडरिक जी डोनर ने उनको एक्सपेरिमेंटली जो है वो वर्कआउट कराया इन 1911। सो दिस इज़ रिलेटेड टू डोनर इक्विलिब्रियम।